अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है उज़्मा खान रूमी और आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन का मकसद और इसकी अहमियत इसलिए बढ़ चुकी है कि वहाँ इस्लामाबाद का वो जोन जो रेड जोन कहलाता है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके इतराफ़ में ही इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और वहाँ पर हो रहा है एहतजाज और बड़ा ही ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। उस ज़बरदस्त का मतलब को पॉजिटिव एंगल में ना लीजिए या नेगेटिव एंगल में ले लीजिए, बल्कि क्राउड की सूरत में, क्योंकि एक मोमेंटम और एक नैरेटिव जो बना हुआ है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वो बूस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि हम जरा अपने गेस्ट का तारुफ आपको करवाएं और मजीद आगे चले, मैं जरा उज़्मा से पहले पूछ लूं क्योंकि ये अभी न्यूज़ को सारी फॉलो करके आई हैं और ये चेक करके आई हैं कि अभी क्या है फील्ड के अंदर। तो उज़्मा, क्या है अभी तक की रिपोर्टिंग? अभी तक जो ज़िलाई कायदीन हैं वहाँ पे अपने कारकुनान के साथ जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, सिलसिला शुरू हो गया है वहाँ पर लोगों की आमद का। सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर 1800 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं, कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसकी जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। लोगों की आमद का भी इस वक्त सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि वहाँ पर लोग जो है वो जो अपोजिशन जमाते हैं, पीडीएम जो है वो एक अच्छा क्राउड वहाँ पर कलेक्ट करने में कामयाब। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि सरीना होटल के करीब वो जो चौक बनता है होटल के, वहाँ पर इन्होंने इकट्ठे होना है और मरियम औरंगजेब की जो वालिदा है उनके घर से रैली का आगाज होना है। नून लीग ने वहाँ पर जत्था इकट्ठा करना है। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जत्था है उसको लीड कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा PMLN को, मरियम औरंगजेब और बाकी जो उनके कायदीन है वहाँ कर रहे हैं और जो PDM का जो मरकजी क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको कर रहे हैं। एजेंडा क्या है, डिमांड्स क्या है, पसे पर्दा क्या है, पर्दे के सामने क्या नजर आ रहा है, इस सब का हमने आज एनालिसिस करना है। आउटकम क्या बनेगी, ये सारी चीज़ों का हमने अहाता करना है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नासिर नकवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे उस्तादों में से अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा लेंगे, कुछ इसके नैरेटिव बिल्डिंग की भी एनालिसिस करेंगे। कुछ देर के बाद जैगम खान साहब भी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स वहाँ पर जो क्राउड होता है उसको बड़े करीब से कई दिहाइयों से देखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अदील वड़ाइच साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो भी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे और वहां फील्ड से हमें कुछ रिपोर्टिंग देंगे। मैं नासिर नकवी साहब आपकी तरफ जाने से पहले जरा अब्दुल रऊफ साहब से पूछ लूं कि अभी तक इसका जो भी शाख्स आ रहा है, रऊफ साहब, इसका एजेंडा क्या है? इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फॉरेन फंडिंग केस, डिस्प्यूटिंग फंडिंग, शाहिद अपना हनीफ अब्बासी केस, उसके बाद की मोमेंटम, अकबर बाबर जो अकबर खान एस खान जो है वो उनका केस वो आगे लेकर प्रोसीड करना, इस टोटल मम्बे के बाद हम इसका नैरेटिव क्या बिल्ड करें, इससे आउटकम क्या है? मेरे ख्याल में अभी सुबह जब हम मॉर्निंग शो कर रहे थे उस वक्त भी हमने अपने हरमीत को वहाँ पे भेजा हुआ था। और पहले तो इसकी ज़रा बात हो जाए, हरमीत वहाँ पे मौजूद है। उस वक्त हरमीत अकेले ही खड़े थे, उनके आसपास कोई भी नहीं था और वो इंतजार कर रहे थे कि कुछ लोग आए और वहाँ पे वो उनके साथ बात कर सकें। मेरा ख्याल है कि ये कम अज़ कम PDM का जो यहाँ पर इकट्ठा होना है, ये कोई रैली की शक्ल में अपने साथ कुछ लोग ले आएँ तो ले आएँ, लेकिन इतने ज़रा लोग इकट्ठे होते मुझे नज़र नहीं आ रहे जितना मेरे ख्याल में ख्याल था। इसलिए को कहा गया है कि वो कुछ, इसलिए कायदीन को कहा गया। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि मेरे ख्याल में लोगों की खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज करने का मकसद क्या होगा। लेकिन एक तो हो सकता है कि प्रेशर डालना है कि PTI का जो ECP ने फैसला करना है वो जल्दी कर दे, ठीक है ना। तो अब उन्होंने उसके काउंटर करने के लिए कल नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बुलाया हुआ था। उनकी भी फॉरेन फंडिंग के केसेस के चल रहे हैं साथ साथ मतवादी तौर पे। तो मसला ये है कि ये एक ऐसी पेचीदगी सी पैदा हो गई है जिस पेचीदगी में मुझे कम से कम ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। कि वहाँ आएंगे, तकरीरें करेंगे, कहेंगे और चले जाएंगे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा और पता नहीं 8 आने, शायद इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन क्राउड का सर एक प्रेशर तो बिल्ड होता है। उसमें नासिर साहब से जरा कुछ थोड़ा सा ले लें। नासिर साहब, अब आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने काफी आज खासी तैयारी कर रखी है, मुझे अंदाजा है। नहीं, तैयारी की कोई बात नहीं है, तैयारी तो उन्हीं ने कर रही है जो वहाँ आए हैं, हमने क्या करनी है, हम तो सिर्फ देख के बात करते हैं। मसला ये है कि आज जो ये मुतालबा हो रहा है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात हुई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मांगा गया सब कुछ, तो उन्होंने टाइम मांग लिया, उन्होंने उनसे टाइम मांग लिया। अब नून लीग की बात आप करें तो पीछे हम लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी कि मुख्तलिफ हाउसिंग के जो मालकान थे
उनसे भी पैसे लेके शहबाज शरीफ ने अपने अकाउंट में डलवा लिए। ठीक है। तो मामला यहाँ तक गड़बड़ है। अच्छा, ये जो है 2011 का केस है जिस पे बात कर रहे हैं इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो ये जो अकबर साहब जो है, अकबर एस बाबर साहब, ये उनके एक पार्टी के बानी रुकन है, तो उनका भी दावा है, ये कितने सालों से चल रहा है। सोचने की बात ये है कि ये अचानक इनको क्यों याद आ गया। अब मैं ये कहता हूँ कि पसे पर्दा कुछ और हैं को आके कुछ नजर आते हैं, कुछ इसमें मामला गड़बड़ ऐसा होगा तो मुझे लगता है ये तीनों फंस जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे लगता है तीनों फंस जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक प्रेशर है, उसने भी अपनी फेस सेविंग करनी, क्योंकि उसके ऊपर भी फॉरेन फंडिंग केस को फाइनल करने का कंक्लूजन। नंबर 1 स्टेक होल्डर देख लें। स्टेक होल्डर में पूरी ऑपोजिशन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। पीटीआई खुद गवर्नमेंट में है, पीटीआई को भी अपनी फेस सेविंग चाहिए। पीटीआई तो चैलेंज कर दिया, पीटीआई ने तो चैलेंज कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को जरूर, तो फिर कर ही नहीं सकते। तो फेडरल में रेफरेंस तो फेडरल ने देना ना सर, रेफरेंस फाइल नहीं कर रहे वो। तो इसके पीछे जो गेम है वो अल्टीमेट ये है गिव एंड टेक, कि चलो कुछ गिव एंड टेक कर लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं, सबके केसेस खुल जाए, खत्म हो जाए, जो डिस्प्यूटेड जो फंडिंग है। गिव एंड टेक की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन कम से कम एक क्योस, जो दूसरी सूरत हाल होती है ना, वो टोटल क्योस क्रिएट करने वाली है अगर तीनों पार्टियों को गंदा कर दिया जाए, फर्ज किया। क्योंकि बात यह है जिस वक्त फंडिंग आ रही होती है उस फंडिंग में जाहिर है ये नहीं देखा जाता कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। पहले तो शफाफ इस तरह के मामला नहीं हुआ करते थे। अलबत्ता फजलुर रहमान साहब का जो एतराज़ है ना कि इसराइल से भी फंडिंग हुई और यहूदी लॉबी ने भी फंडिंग की, वो मेरे ख्याल में एक फजूल सी बात है। तो इल्जामात होते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। तो उसकी तहकीक में ज़रूर जाना चाहिए कि क्या वाकई अगर नहीं हुई तो फिर ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले को भी जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी तरह से वो भी यही कह रहे हैं कि नून लीग की फंडिंग में बड़े बड़े, जैसे नासिर नकवी साहब ने कह दिया, ये बड़े इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जी मतलब वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के भी पैसे ले लिए, कार्ड मौजूद है, डेवलपमेंट अपने अकाउंट में डाले, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे पैसे थे वो मतलब फंडिंग में उसमें आ गए। तो वो हुकूमत में रहते हुए उनके ऊपर इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इसी तरह के तकरीबन इल्ज़ाम आएंगे जिस वक्त आएगी बात। तो मेरा मतलब है कि इमरान खान भी फॉरेन फंडिंग को मान रहे हैं। इमरान खान ने जो किया कि जी मेरे फॉरेन फंडिंग हुई है। अकबर एस बाबर क्या कह रहे हैं, अकबर एस बाबर भी यही कह रहे हैं कि एनजीओज ने भी दिए, बाहर से पैसे भी इकट्ठे किए गए और सब कुछ मुख्तलिफ अकाउंट्स किए गए और अकाउंट्स जो हैं वो शो नहीं किए गए। और वो आज से नहीं कर रहे, 2011 से वो कहते सबसे पहले मैंने इमरान खान को बताया कि ये मामला गड़बड़ है, इनका कोई तहकीकात करें। कहने लगे मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब ये काम करेंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया और बल्कि मुझे एक साइड पर कर दिया गया तो फिर मुझे तकलीफ हुई। तो सर इनिशिएट किसने करना है? इलेक्शन कमीशन तो सुमोटो नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट फॉरेन फंडिंग के ऊपर कुछ कर सकता है, डोमेन नहीं है। करना तो रेफरेंस फेडरल ने है ना, रेफरेंस फेडरल फाइल करेगी तो होगा ना मामला। तो फेडरल तो खुद फंसी हुई है बीच में, फेडरल डिले कर रही है। उसके जो 2.5 साल रह गए वो किसी तरह देखें फेडरल की तरफ से अगर देखें आप, इंसाफ है फेडरल में, तहरीक इंसाफ के दर्जनों केस हैं इसी हवाले से और मुख्तलिफ अदालतों में, इसी वजह से डिले हुआ अब तक, वरना इसका फैसला हो जाता। सर सारी मदरसी मशीनरी फेडरल पीटीआई के पास है, ठीक है, और पीटीआई भी एक पार्टी है इस केस के अंदर और सारी मशीनरी उसके पास है, सारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर पीटीआई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीटीआई तमाम प्रूफ जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कर रही है वो प्रूफ कर दे इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ये कहते हैं कि दोनों पार्टीज डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। पीडीएम तो टूट गई, अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? सारी मशीनरी होने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ असल में दुनिया में आप देख लें, अमेरिका में देख लें कि अभी ट्रम्प साहब जो है वो हारे हैं, शिकस्त नहीं तस्लीम कर रहे हैं, बहुत बड़ी जमहूरियत की नाम करते हैं। भारत में आप देख लें तनकीद किस अंदाज में होती, मोदी किस अंदाज में जीता। तो जो जमहूरियत के मामे या ठेकेदार हैं ना, इनके अंदाज यही है। अब ये लोग जब खुद इख्तियार में थे, जब अपने काम करते रहे, अब जो है ये मामला को बिगड़ना, असल चीज़ ये वो अपोजिशन में है, वो अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कहीं से इशारा हुआ तो वो जनाब फिर आ गए। अब ये इशारों वाली गेम जो चल रही है जमहूरियत में, ये खतरनाक है। उसमें एक और बात है, बात यह है कि ये कह देना कि इनकी फंडिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पैसे आ गए, हम भी जैसे ये कह रहे हैं, मतलब ये, लेकिन इसको अदालत में जाके प्रूफ करना बड़ा जरा मुश्किल सा काम है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है, 6 साल के डिलेइंग टैक्टिक्स कहां से आ रहे हैं?
6 ये साल भी के आप खुद ही बात कर रहे हैं कि दिस इज delay द किया बिलियन जा रहा है। क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन है मैं जो ये आज कह रहा तक हूं। सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, मैं तो ये यही कह रहा tactics हूं। की वजह मैं तो क्या है? यही इसके कह पीछे रहा हूं। रूट्स क्या ये है? इसीलिए है कि हर बंदा अपना फेस सेव करना चाहता है। That's it. अपोजिशन से So- फायदा so- so उठा my रहे हैं। narrative is good. हाँ, मैं कह रहा हूं बस कि मुझे नहीं पकड़ना So that's चाहिए, it. मेरे गले में फंदा कोई नहीं डाले। और अगर डाले तो फिर सबके डले। हाँ, तो अगर इस सर ये पोजीशन ये हो गई है। दिस इज अ पॉइंट सर, अगर सबके गले में फंदा टला तो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन चाह रही है कि ये फैसला जल्दी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना फेस सेव करना है और उसने डिस्टेबलाइज। दिस इज द गेम। बल्कि कुंवर दिलशाद साहब ने यह भी कहा है कि जिस तरह पनामा केस में JIT मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, इसके ऊपर ये जो स्क्रूटिनी कमेटी है उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आज PDM इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही है, किस हद तक आप समझते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पे ये फैसला लेने के लिए दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि इसके प्रेशर को बहुत ज़्यादा नहीं होंगे PDM के वहाँ पे जलसे क्या, इकट्ठे होंगे, तकरीरें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसी भी कोई ऐसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसी कोई वो डिपार्टमेंट तो नहीं है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि जो थ्रेट के ऊपर चल रही होगी और आपकी मर्जी के ऊपर चल रही होगी, जबरदस्ती कर लेंगे, उसकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख देंगे, इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई PDM, तंजीम बन गई जो जहाँ जाके जलसा कर रही है। तो मेरा नहीं ख्याल के प्रेशर को बहुत ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन जो एक चीज देखिए, इसमें ये देखें कि नंबर 1 कि पहली दफा इस अंदाज में रेड जोन में उनको इजाजत दी गई है एहतजाज की। ठीक है, अब वो इजाजत लेके गए हैं, साथ में वजीर आजम हाउस है, साथ में सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीज़ बड़ा अहम इलाका है। और हजरत वजीर दाखिला क्या कह रहे हैं? वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी अगर इसमें मदरसों के तालिब इल्म लाए तो फिर कार्रवाई होगी। अब इस चीज़ों से कंफ्यूज होता है लोग। आम आदमी ये कहते हैं कि वहाँ पे वो बहाना करके कहीं और चढ़ाई कर सकते हैं अपोजिशन वाले, क्योंकि वो तो मुंतशिर करना चाहते हैं सारे मामला को, और ये बहाना करके कुछ और कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ बड़ा मुश्किल मरहला है ये। इसमें एक और चीज़ भी मैं कह दूँ, ये ट्रेंड बड़ा नेगेटिव है। हाँ जी, मुश्किल मरहला इस सेंस में नेगेटिव है कि किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी काम हो तो कल को मतलब प्रोटेस्ट करें, प्रेशर बिल्ड करें, तरीके साहब भी 50,000 बंदा ला के वो उसके इलेक्शन कमीशन के बाद खड़ी हो जाए और वो कहे कि जी अब इसके हक में भी फैसला होता है, माजी में होता रहा है तरीके साहब भी। मेरा मतलब ये गलत है, तो नई बात तो नहीं है, ये गलत ट्रेंड है। अच्छा, इसमें दो चीजें सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फेडरल, जो इनकी डिमांड्स है PDM की, ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं इनकी डोमेन्स क्या बनती हैं और ये कर क्या सकते हैं? फेडरल क्या कर सकती है और क्या नहीं कर रही? इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती? और साथ में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या 185(6) का वो ले सकती है, सुमोटो कर सकती है वो अपना कि ये जी मुल्क में अनारकी हो रही है? इसका बहुत ज्यादा चांसेस है। जिस तरह मैंने बताया कि आपको तीनों डिपार्टमेंट जो है, तीनों हल्के जो हैं, वो इस वक्त विन विन सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये हो गया तो तीनों पार्टी अगर गिर गई, मुल्क डिस्टेबलाइज, तो क्या एक इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन है। ज़ैगम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, तज्जियाकार है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है। ज़ैगम खान साहब, इससे पहले कि हम इसके जो मामलात है जिस वजह से ये PDM शो कर रही है ये करें, हमें जरा ये समझा दीजिएगा कि इस तरह के शोज बाजी में बहुत हुए हैं और जो रेड जोन के अंदर दाखिल होने का मामला है PTI नहीं किया है। अब PTI को उसे फेस करना पड़ रहा है। पहले भी कई दफा फैजाबाद धरना, दूसरे धरने सारे फेस करने पड़े हैं। इससे हासिल होना क्या मकसूद होगा और क्या हासिल होगा? नंबर 1। नंबर 2, जरा ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जो सोसाइटी मेकिंग होती है या ट्रेंड मेकिंग होती है, क्या ये हम नेगेटिव मोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या पॉजिटिव मोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं? मेरा मतलब इस सारी सिचुएशन के बाद जो आउटकम बन रही है और सोसाइटी में जो एक नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है वो क्या बन सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जब तक के प्रोटेस्ट पीसफुल हो, उसमें कोई वायलेंस का एलिमेंट ना हो, कोई लीगैलिटी ना हो, तो वो प्रोटेस्ट अच्छी चीज होती है, जमहूरियत के लिए बुरी चीज नहीं होती, वो जहां पर भी हो। जाहिर है किसी अदारे से अगर इख्तलाफ है, उस अदारे के सामने भी आप एहतजाज कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। इमरान खान साहब के भी एहतजाज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिवाय इसके बात के कि उसमें बहुत सारे कवानीन तोड़े गए, उसमें सिविल लाफरमानी का भी कॉल दी गई, उसमें पार्लियामेंट का जो तकद्दुस था उसको भी मजरू किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो रेस्पेक्ट थी उसको भी मजरू किया गया, इदारों पर चढ़ाई की गई,
पीटीवी पर कब्जा किया गया, वजीर आजम हाउस के जो अंदर है उसके दरवाजे तक पहुंचा गया। उसके अलावा जहां तक एहतजाज है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड जोन मतलब क्या कोई गैर मुल्की जगह तो नहीं है, रेड जोन ही प्रोटेस्ट की जगह है। रेड जोन शुड बी ओपन फॉर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो होने ही पार्लियामेंट के सामने चाहिए। ये क्या तुक है कि जाके प्रेस क्लब के आगे मुजाहरा करते हैं, वो बेचारे अपनी तनख्वाह लेने जोगे नहीं है, वो जाके किसी को जमहूरियत या आईनी हकूक या इंसानी हकूक क्या देंगे? इंसानी हकूक देना जिनके काम है, उन्हीं इदारों के सामने प्रोटेस्ट होना चाहिए। पार्लियामेंट के सामने का एरिया बिल्कुल ओपन होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए, जैसे तारीखी तौर पर वहां प्रोटेस्ट होते रहे। दे शुड बी फैसिलिटेटेड। सारी दुनिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने होते हैं। बर्तानिया में कहां प्रोटेस्ट होते हैं? तो इसमें सर देखिए, इसके ऊपर तो बड़ी डिबेट हो चुकी है कि जी एक स्पेस बना दी जाए पार्लियामेंट हाउस के बाहर। हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में देखते हैं, वहां पर एक स्पेस बनी हुई है, वाशिंगटन में देखते हैं वहां स्पेस बनी है, वहां पर आप इस बैरियर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये तो डिबेट हो चुकी है। मेरा सवाल ये था कि इससे अब तक, यानी जब से जो धरना हुआ है 26 दिन का, उसके बाद फिर अब तक एक नैरेटिव बिल्ड हो गया, जनाब जो चीज मनवानी है, जो अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं, वो आप प्रोटेस्ट शुरू कर दें। तो ये सवाल मैंने आपसे आगे रखना है, और एक ब्रेक मुख्तसर सी है, ब्रेक में आपसे ये सवाल आगे रखूंगा और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे उस्मा कि एक्चुअली ज़ैगम साहब क्या समझ रहे हैं इस पीडीएम के जो ये जो पावर शो है, इससे आउटकम क्या होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नज़ीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम जो है वो एहतजाज कर रही है, और इस वक्त वहाँ पर रैलियाँ जो हैं, रैलियों की सूरत में लोग आना शुरू हो गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी अदील वड़ाइच वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम वहाँ की ताज़ा अपडेट लेते हैं कि वहाँ पर कितने लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। जी अदील वड़ाइच, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के बाहर कितने लोग जो हैं वो आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं और कब तक जो है यहाँ पर एक बड़ा क्राउड जो है वो हम देख सकेंगे? जी पंडाल जो है वो सज गया है, स्टेज जो है वो लगा दिया गया है, यानी एक कंटेनर है लाकर खड़ा कर दिया गया है बिल्कुल ऐवान वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, इशारा दस्तूर पर। लेकिन ये जगह इस स्टेज के और जो कैमरे लगे हैं इसके दरमियानी जगह इतनी कम है कि यहाँ पर बस 20 लोग आ सकते हैं। तो यानी बज़ाहिर जो प्लानिंग ऐसे लगती है कि यहाँ पर शायद कोई बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे जो इन सियासी जमातों के मुंतज़िम हैं उनकी जानिब से। बहरहाल लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। टाइम तो 11-12 बजे का दिया था, लेकिन अब इस वक्त तक भी अभी तक क़ियादत नहीं पहुँची। अदील अदील बड़ा आपने बड़ा ये सवाल क्रिएट कर दिया है कि भाई यहाँ जो गुंजाइश है वो 20 की है, और ये जाहिर एक बाद में एक नैरेटिव निकलता है कि जितनी जगह थी उसके बाहर भी लोग खड़े थे। ये एक सवाल है। अच्छा, ये मैं सवाल जरा पेंडिंग किया देता हूं, चूंकि आपने इलेक्शन कमीशन को भी आप कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, और इस केस का ये जो जत्था इकट्ठा हो रहा है, इसका असल जो टिल्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन है। मुझे बताएं कि ये जो रूट्स क्रिएट हुई हैं इस जत्थे के लिए कि आज वो अपना एक नैरेटिव लेकर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो रूट्स कहाँ से फूटी हैं? वो क्या हनीफ अब्बासी केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, डिस्प्यूटेड फंडिंग केस है, फेडरल की तरफ से रेफरेंस ना दिया जाना है, इसकी रूट्स क्या बनती है जिसकी वजह से आज ये बिल्ट हुआ है? ये तो जरा मुख्तसरन बताइए। जी ये केस जो है इसको फॉरेन फंडिंग केस के नाम से कहा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस में फैसला आए जी, जल्द अज जल्द फैसला आए। अच्छा, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बात करती थी तो फॉरेन फंडिंग केस की बात होती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हनीफ अब्बासी केस का जो फैसला है जी, उसका पहला पैराग्राफ ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ये इल्ज़ाम है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी का ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगाने का इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। और यही चीज, यही दलील और इसी नुक्ते को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नजर आती है, जो कहती है इस केस को अब हल होना चाहिए, इस केस पे अब फैसला आना चाहिए, चाहे जो भी फैसला आए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हनीफ अब्बासी केस के फैसले में फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला है, इसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये लिखा है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है ये इलेक्शन कमीशन सुनेगा। प्रोहिबिटेड फंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 सेक्शंस का हवाला दिया है। एक सेक्शन 15
और एक सेक्शन 6(3) का। 6(3) का सेक्शन 6(3) जो है उसमें ये बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में क्या आता है। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग में सेक्शन 6(3) और 4 ये कहते हैं कोई ऐसी को फंडिंग हो तो ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्फिस्केट हो जाती है। अब ये जो मुतालबा किया जा रहा है जी, पार्टी को तहलील हो जाए, लोग नायल हो जाए, तो इस हवाले से आप खुद भी अगर उस फैसले को पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कहा गया है कि ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ विफाक लगा जो सकती है। पीपीओ का सेक्शन 15 है उसके तहत वफाकी हुकूमत के पास है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मलिया हमारी साथी एंकर भी हैं, तज्जियाकारी भी, उन्होंने भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे भी हम जरा एनालिसिस उसके बाद लेते हैं। जी अदील, आप जरा प्लीज बात को जारी रखिए क्योंकि अब पॉइंट रेज होना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना कि एक परसेप्शन ये है कि ये शायद इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत केस चल रहा है। ये केस पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत चल रहा है जो 2017 में खत्म हो गया था, क्योंकि ये केस 2014 से चल रहा है। तो ये पीपीओ के तहत चल रहा है। पीपीओ में ये बात लिखी गई है कि फौरन उसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग का जिक्र है और उसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग को डिफाइन किया गया है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग होती क्या है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, हुकूमतों से लेते हैं, और उसका सेक्शन 6(4) ये कहता है कि ये कॉन्फिस्केट हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के जो कॉन्फिडेंस की वजह नजर आ रही है कि शाह खावर ये कहते हैं कि जी ये केस का फैसला जल्दी आना चाहिए, अब तो हम चाहते हैं कि इस केस को अब कंक्लूड होना चाहिए। इमरान खान ये कहते हैं बाबर का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? यानी एक तरफ विफाक आ गई है, अब इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन आ गई है, और अकबर एस बाबर का, ये अकबर एस बाबर कहां से इन्वॉल्व होते हैं? जी, अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हैं। वो ये कहते हैं चूंकि वो ये सारे फाइनेंस के जो मामलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से काफी आगाही रखते थे। अदील आई एम सॉरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे थे अदील, आई एम रियली सॉरी। अब इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मलिया को भी हमने एंगेज करना है, उनसे भी एनालिसिस लेना है। हमारी एक मुख्तसर ब्रेक है, हेडलाइंस का टाइम हुआ चाहता है इसी पॉइंट से कि अकबर एस बाबर का क्या हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर उसके ऊपर इसी से बात करते हैं। एक ब्रेक आप आए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बड़े अहम निकात पर हम आपको छोड़ कर गए थे। हेडलाइंस का एक वक्त हुआ था, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की है। हमारे साथ दासर नकवी साहब, हमारे उस्तादों में से सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में उज़मा खान रूमी भी मेरा साथ दे रही हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मलिया हाशमी भी तज्जियाकार मौजूद हैं। अदील वड़ाइद साहब जो कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। उन पॉइंट्स को रेज करके हमने आपसे वादा किया था कि अकबर एस बाबर खान का जो पॉइंट हम छोड़ कर गए थे वहां से आगाज करेंगे, फिर उसके बाद मलिया की तरफ जाते हैं। अदील, जिस पॉइंट से हमने बात को छोड़ा था वो ये था कि एक तो हनीफ अब्बासी केस, उसके बाद जो जुरिस्डिक्शन बनती है इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद अकबर एस बाबर की जो प्ली है। ये अकबर एस बाबर के पॉइंट पर हम आके रुके थे, इसको जरा कंटिन्यू कर दीजिए और उसके बाद फिर मैं मलिया से बात करता हूं। जी, अकबर एस बाबर जो हैं उनसे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती आई कि इनका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता, ये पार्टी का हिस्सा नहीं है। मुख्तलिफ फोरम्स पे ये केस चैलेंज होता रहा, सिर्फ इसलिए ये चैलेंज होता रहा कि उसमें इस कानूनी नुक्ते पे कि जी ये कौन होते हैं हमसे अकाउंट्स का हिसाब पूछने वाले। तो फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे होता ये जो 4, 5, 6 साल तक ये मामला लटका है, ये उन्हीं कानूनी पहलुओं पे ये जंग जारी थी कि अकबर एस बाबर का इससे क्या ताल्लुक है, हमने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ जो है औकात में वो ये कहता रहा कि ये जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है। लेकिन जब हनीफ अब्बासी केस का फैसला आया, ये चीज़ तय हो गई कि फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा, लेकिन फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं। वो सिर्फ वफाकी हुकूमत आइन के तहत देख सकती है। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला सिर्फ सुन सकते हैं। अच्छा, अब क्या चल रहा है? अब कमेटी में इस वक्त ये चल रहा है अकबर एस बाबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि जो दस्तावेजात तहरीक इंसाफ जमा करा रही है वो मुझे भी दें। कमेटी उन्हें वो दस्तावेजात नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ कहती है जी वो दस्तावेजात इन्हें नहीं दी जा सकती, इन्होंने जो देना है वो दे दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के केस में भी यही हुआ है। एक जानिब तहरीक इंसाफ पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप ये दस्तावेजात क्यों नहीं देने दे रहे। दूसरी जानिब कल भी जब ये इजलास हुआ स्क्रूटनी कमेटी का, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी दस्तावेजात भी तहरीक इंसाफ को ना दी जाएं। तो सारी सियासी जमातें, ये जो तीनों का जो यहाँ पर केस है,
एक ही पैटर्न पर इनके चंदे का मामला जो है बज़ाहिर चलता नजर आ रहा है। तीनों की LLC कंपनियां हैं, सबके वो ग्रास रूट लेवल पर अकाउंट्स बज़ाहिर ऐसे नजर आता है। चंदा लेने वाले डोनर्स की तफसीलात इन्होंने देनी है। अच्छा, ये आपने एक पूरा डिजाइन तो अदील बना दिया, डिजाइन तो आपने बना दिया और मुझे इस केस की अब समझ भी कुछ आ रही है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, ये बताएं कि एक तरफ पीडीएम, एक तरफ फेडरल की सवाबदीदी, यानी पीडीएम जो बाकी पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बिल्ड कर रही हैं, वफाकी गवर्नमेंट की सवाबदीद है, उसने रेफरेंस देना है, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है, यानी यहां पर 3 पार्टीज बन रही हैं। तो जरा हमें इस गेम को समझाइएगा कि असल में इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है, पीडीएम अपने केस को क्या प्रेजेंट कर रही है और क्या डिमांड कर रही है और क्या आउटकम हासिल करना चाहती है या हो सकती है, और गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गेन करना चाहती है। और मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि जो पीटीआई है वो रेफरेंस दायर क्यों नहीं कर रही है। हाँ, गवर्नमेंट यानी देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पीटीआई ने जो रेफरेंस दायर करना है। देखें, तहरीक इंसाफ अपने आप को तो जो यहाँ इलेक्शन कमीशन में आके ये कह रही है कि हमने तो फॉरेन फंडिंग ली नहीं है, तो जाहिर है तहरीक इंसाफ तो रेफरेंस दायर अपने खिलाफ तो नहीं करेगी ना। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामले पर अगर वो इनको टेंशन देना चाहे तो ये उसकी आईनी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे चुकी है, ठीक है, लेकिन वो इस मामले पर भी नहीं आना चाह रही। वो ये चाह रही है कि ये मामला इस फोरम पर आईनी और कानूनी तरीके से हल हो। और ये दूसरी दोनों सियासी जमातों को भी पता है कि एतजाज एहसन ने जो इनपुट दी है, जो आ रही है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत चल रहा है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इसको फॉरेन फंडिंग के हवाले से ज्यादा इस पे बात करते हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये इल्जाम तो लगाया जा रहा है कि इनकी जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, लेकिन उन्हें ये पीपल्स पार्टी को ये मालूम है ये केस प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, क्योंकि उनके साथ भी उसी स्क्रूटनी कमेटी में एक और क्वेश्चन दे दीजिए, फिर मैंने जरा मलिया के पास जाना है। एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा सिर्फ वो ये कि क्या वफाक की जो जुरिस्डिक्शन है, वफाक ने रेफरेंस दायर करना है, वो कब यानी वो किस तरीके से वो रेफरेंस दायर हो सकता है? क्या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इसके ऊपर कोई मूवमेंट दी जा सकती है, इसके ऊपर कोई करारदाद पेश की जा सकती है, फिर उसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम भी है कि इतने अरसे तक वो जरूरी है उसके लिए कि वो रेफरेंस दायर करे? क्या इसके ऊपर कोई प्ली है, इसके ऊपर कोई कानून कुछ कहता है? क्योंकि आप इलेक्शन अपने सुप्रीम कोर्ट की मीट भी करते हैं। आईने पाकिस्तान का सेक्शन 17 जो सियासी जमातों को डील करता है उसमें भी वाज़ेह चीज कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में भी एक चीज वाज़ेह है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें भी ये चीज वाज़ेह हो गई है। अगर वफाकी हुकूमत, यानी ये बेसिकली वजारत दाखिला की डोमेन है, उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसको किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले कि फलां पार्टी फॉरेन फंडेड पार्टी है, ये मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के बगैर काम कर रही है, तो वो एक डिक्लेरेशन गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया करती है। आइन के तहत वो गजट ऑफ पाकिस्तान में शाया होने वाला डिक्लेरेशन 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अदालत लगती है तो उसमें फिर फ्रीकैन जो हैं वो आकर उस पर दलाइल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उस डिक्लेरेशन को मंजूर कर ले तो वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, उसके लोग उस टर्म के लिए नाअहल हो जाते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ फॉरेन फंडिंग और मुल्क की सालमियत वाले मामले पे होता है और इसका प्रोहिबिटेड फंडिंग का इलेक्शन कमीशन की डोमेन है। अनिल, एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा। मैंने एक और सवाल था, मैं पहले मलिया के पास चला जाऊं। एक सवाल ये था, मैं छोड़े जाता हूं आपके लिए, कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर, फॉरेन फंडिंग के ऊपर, अगर फेडरल भी रेफरेंस नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन में भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सू मोटो कर सकता है? गो कि उनका इख्तियार है या नहीं है, या इस तरह का प्रेसिडेंट माजी में मिलता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। मलिया, आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये क्या लॉस करेगी अगर पीडीएम का जलसा, ये जो अभी क्राउड इकट्ठा हो रहा है, वो कामयाब हो जाता है? और ऐसी क्या सूरतें हो कि पीडीएम अपना जो एजेंडा लेकर आई है उसमें वो कामयाब हो जाए? ऐसा क्या हो कि वो हम कहें कि वो कामयाब हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाब तो शायद कामयाबी का पैरामीटर आप एक ये देख सकते हैं कि अवाम कितनी निकलती है, और दूसरा ये कि क्या पीडीएम के तमाम मेंबरान इसमें शामिल हुए। तो बिलावल साहब तक को तो कन्विंस कर नहीं सके फजलुर रहमान साहब और मरियम के वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें।
लेट अलोन जीएचक्यू, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने तो जीएचक्यू के बाहर भी धरना देने का कह रखा है। देखिए, सबसे बुनियादी बात जो अभी अदील भी बात कर रहे थे, जो इस वक्त समझने की बात है, वो ये है कि इन्होंने चुनकर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों ये एहतजाज की कॉल दी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों पार्टीज को मालूम है कि हमने जो गंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उछालने की कोशिश की, उस पे हमने अकबर एस बाबर साहब का कंधा इस्तेमाल किया, जो 2014 से अपने पर्सनल ग्रज की वजह से कर रहे थे। चलो एक लम्हे के लिए मान लिया कि उनके इल्जामात दुरुस्त थे, तो अदालत में तो वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। दूसरी बात, 15 दिसंबर 2017 को हम देखते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब के केस का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 2 नवंबर 2016 को हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट ये अपनी सदा लेकर जाते हैं कि जी ये देखें फॉरेन फंडिंग हो रही है, ये गलत इसमें चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उन्होंने कई तरह के इल्जामात लगाए, जिसका 15 दिसंबर 2017 को जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके मुताबिक अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग ले रही है और हनीफ अब्बासी ने जो कुछ एलेज किया था जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे, अगर ये कामयाब हो जाते, अगर अकबर एस बाबर साहब की बातों में कोई वजन होता, तो आपका ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड कर सकती थी कि वो इनको ना उड़ा देते? तहरीक इंसाफ को तो उड़ाने का बड़ा आसान तरीका था। उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के, नून लीग की हुकूमत थी, तो एक सेकंड से भी कम लगना था नून लीग की काबीना को कि फौरी तौर पर वो कानून साजी करके रेफरेंस भेजते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और तहरीक इंसाफ को हमेशा हमेशा के लिए फारिग कर देते। लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि कुछ भी ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हो सका। अब आते हैं इस बात पर कि बिलावल चूंकि नहीं आए इलेक्शन कमीशन के बाहर इस एहतजाज में, राजा परवेज अशरफ साहब इसको लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये क्या मानी रखता है? बात तो बिलावल की थी क्योंकि जरदारी साहब के बाद बिलावल सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, पीपल्स पार्टी के हेड की हैसियत भी रखते हैं, को चेयरमैन भी हैं। सो एक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि इनकी आपस की जो फूट है, टूट फूट, वो वाजे हो गई है। दूसरी बात ये कि अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब देने में ये अब खुद फंस गए हैं। इमरान खान को इजरायली एजेंट कहते थे, यहूदी एजेंट कहते थे, लो इनकी खुद इनके दौरे हुकूमत का निकल आया कि मियाँ साहब किस वफ्त को भेजा करते थे इजराइल मुलाकात के लिए, और जिसको भेजा उसने बता दिया, उसमें फंस गए। इसी तरह फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाकर नून लीग खुद फंस गई है। अब यहाँ पर यह बात बहुत गौर तलब है कि ये जो अदील ने भी बात की है कि पीटीआई का भी ये मुतालबा बड़ा अजीब है कि जी हमें इनकी डिटेल्स दी जाएं। स्क्रूटनी कमेटी को इख्तियार हासिल है, वो बिल्कुल अपना तमाम तर हकायक सारे सबूत सामने रखकर कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। नवंबर में लेकिन जो अदील ने पॉइंट रेज किया है वो ये है कि मलिया, जो अदील ने पॉइंट रेज किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोहिबिटेड जो फंडिंग है उसके ऊपर, चूंकि उसके ऊपर जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, उसको सिर्फ सुन सकता है। और अगर फॉरेन फंडिंग का कोई केस है और फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो इल्जामात हैं वो फेडरल एक रेफरेंस की सूरत में लगा सकती है, फेडरल ये कर नहीं रहा है। तो इधर एक वो तो जी देखें ना, मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, चलें मेरी बात सुने। अगर मान लिया कि वफाकी काबीना का ये करने का काम है, वफाकी हुकूमत का करने का काम है, जो कि नून लीग की हुकूमत को भी कर लेना चाहिए था 15 दिसंबर 2017 के फैसले के बाद, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात में कोई इसमें दमखम होता। लेकिन पॉइंट ये है कि आपसे भले इलेक्शन कमीशन ही मांग रहा है, अगर आपका कोई झोल नहीं है आपके डिटेल्स में, अगर आपके पास तमाम शफाफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो आपको क्या दिक्कत है वो पेश करने में? कर दें पेश। देखें ना, पीटीआई की हुकूमत तो चले वो तो रेफरेंस दायर करती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करती है, अलग बात है। जिस तरह हम आज नून लीग की हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, इसी तरह हम कल पीटीआई की हुकूमत से भी ये सवाल करेंगे अगर वो रेफरेंस दायर नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं तो इन लोगों से सवाल करती हूँ कि जिन्होंने इल्जाम लगाया था इमरान खान पर कि फॉरेन फंडिंग होती है इनको, तो अपने तो फिर इनके तमाम तर रिकॉर्ड साफ शफाफ होने चाहिए। फिर क्या इनको दिक्कत है वो तफसीलात जमा करवाने में? असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये एहतसाब से बच रहे हैं, और ना सिर्फ ये नून लीग और पीपल्स पार्टी बल्कि इमरान खान साहब की भी तब्दीली की छतरी तले कुछ लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और पॉइंट आ चुका हुआ है कि प्राइम अब जो पीटीआई है वो भी ये चाहती है, बलिया पीटीआई भी चाहती है कि इस केस का फैसला अब जल्दी हो, ये रिसेंटली हुआ है। अच्छा, और नून लीग भी चाहती है, पीडीएम पूरी चाहती है, और उसी के लिए वो आए हुए हैं, और ये एक बड़ा वो कार्ड ऑफ स्पैरो दोनों के हाथों में आ गया हुआ है।
दोनों चाहते हैं। पीटीआई कहती है कि इसका फैसला जल्दी हो। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग क्या चाहती है? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्दी हो उसी जाए। सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के बाहर आज जमा है ना। देखें पीडीएम, देखें बात सुने, नहीं फ्रंट एंड पर ये कह रहे हैं ना, बैक एंड की जो बातें वो तो अपनी जगह पर है। देखें बात ये कि जिस वक्त इनका 20 सितंबर 2020 को इनकी ये जो पीडीएम माशाल्लाह तश्कील पाई, वो भी मुझे नहीं पता इन्होंने किस हिसाब में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना नाम रख लिया है। डेमोक्रेसी से इनका क्या लेना देना है? बात ये है कि उसकी आप पूरी तफसील निकाल लें। जो पीडीएम का चार्टर बना जब ये वजूद में आई, उसमें एक सतर भी, एक लाइन भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के किसी मामले से मुतालिक नहीं है। सो ये एकदम से जो इनको ख्याल आया, चलिए खुशी की बात है कि ये इस केस का भी फैसला होना चाहिए, ब्रॉडशीट का भी फैसला होना चाहिए। ये अब ये होता है इदारों की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करना। अभी कोई साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनियाद रखी है कि जी वो रेड जोन में आए। बुनियाद तो जनाब उस दिन पड़ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमला आवर हो गए थे नून लीग के जो कारकुनान थे, और आज तक इस पे नवाज शरीफ साहब ने माफी नहीं मांगी। सवाल बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत पाकिस्तानी जो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूछना चाहती हूँ तमाम हुक्मरानों से, मौजूदा और गुज़श्ता हुक्मरानों से, वो ये है कि आपने इस मुल्क के साथ अब तक किया क्या? आप जो एहतसाब का नारा लगा कर आए थे, आपने इनकी चोरी पकड़ने के लिए अब तक क्या प्रैक्टिकल इकदाम किए? अच्छा मलिहा, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है, को लूटा। मेरा सवाल ये है कि पीडीएम भी ये चाहती है कि इस केस का फैसला जो है वो जल्दी आए, और तहरीक इंसाफ भी यही चाहती है अब कि इसका फैसला जो है वो जल्दी आए। तो फिर इल्तवा का शिकार क्यों हो रहा है ये फैसला? देखिए ये तो आप बार बार आप लोग यही बात कर रहे हैं कि पीडीएम भी ये चाहती है। अगर वो ये चाहती है तो अपने रिकॉर्ड जमा करा देना। देखिए नवंबर 2020 में दे वर सपोज टू सबमिट द फॉरेन फंडिंग डिटेल्स, जो कि इन्होंने नहीं करवाई। अगर पीडीएम वाकई चाहती है कि इस केस का कोई हतमी फैसला हो तो अपने हिस्से का काम तो करे ना। मैं तो खुद कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई नहीं होती है पूछने वाली, फरूख हबीब या कोई भी नहीं होता है पूछने वाला कि वो कहे कि हमें डिटेल्स जमा कराई जाएं। लेकिन कम अज कम इलेक्शन कमीशन ने जो आपसे तफसीलात पूछी हैं, अगर आप सच्चे हैं तो आप जमा करवा दें। ख्वाहिश जो है पीडीएम की के मामला किसी तरफ लगना चाहिए। गॉट योर पॉइंट बढ़िया, गॉट योर पॉइंट। नासिर नकवी साहब, अब आप इस देखिए अभी अदील बड़ाइच ने जो पॉइंट रेज किए, मलिया ने जो पॉइंट रेज किए, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। मलिया ने भी बड़े पॉइंट अच्छे ज़बरदस्त रेज किए हैं, वैलिड पॉइंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी सूरत में। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किए हैं। अल्टीमेट हम जब रिजल्ट निकाले कि आज शाम जब होगी, जाहिर है पीडीएम का जो भी नैरेटिव होना शायद 9 बजे तक ये चले जाए, रात का टाइम हो जाए और बिल्ड करने में। अब जब आउटकम होगी उसके बाद हम खत्म कर रहे होंगे इसको, तो आउटपुट यानी अल्टीमेट आउटकम को क्या नाम देंगे हम? ये क्या कहेंगे, क्या आउटकम हुई? देखिए जादू से रिजल्ट कोई नहीं निकलता। अपोजिशन का काम है दबाव बनाना। ठीक है, आप ये देखें इस हमाम में सब नंगे हैं। अब मदिया ये कह रही हैं और मलिया ये कह रही हैं कि जी पहले भी ये हो चुका है, पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, वो एक अलग केस है, वो एक मुनफरद केस है ना, उससे पहले हमला हुआ ना उसके बाद हमला हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इजाज़त दी गई है कि रेड जोन में आप जलसा कर लें, लेकिन दूसरी तरफ मैं शक क्या कर रहा हूँ कि मौलवी साहब के पे ये कहा जा रहा है कि अगर मदरसों के बच्चे आए यहाँ तो फिर कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासत की बात नहीं है। देखिए फिर मसला तो ये है कि जब आपने ग्राउंड दे दी, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि हाइड पार्क होना चाहिए, अमेरिका में है या इंग्लैंड में है या वो भाई ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ कोई निज़ाम होता है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत के हम नारे लगाते हैं, लेकिन तीनों पार्टियाँ अपनी अपनी जमहूरियत में क्या कर रही हैं आप बताएं? बिल्कुल सही। क्या आज वो मरिया पूछ रही है कि पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं किया या नवाज लीग ने क्यों नहीं किया? ये सब एक दूसरे को एक रास्ता देते हैं, राह निकालते हैं। अगर ये लोग करने वाले होते हैं तो नैब को मजबूत ना करते। ठीक है, अगर नैब से इख्तिलाफ था तो नैब को ख़त्म कर देते। अब चीखें मार रहे हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ का भी यही है कि जब ये अपोजिशन में थी तो वही सारे नारे लगाती जो आज ये अपोजिशन नारे लगा रही है। तो हमारी ज़बान जो है इक़्तिदार में आके कुछ और होती है, हम जब अपोजिशन में होते हैं तो और होती है। हाइड पार्क की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने माल रोड पे पाबंदी लगाई क्योंकि सारा कारोबार तबाह हो गया। बताएं किस दिन पाबंदी किसने नहीं तोड़ी? कौन सी पार्टी ने नहीं तोड़ी? तहरीक इंसाफ ने नहीं तोड़ी, पीपल्स पार्टी ने तोड़ी, नवाज लीग ने नहीं तोड़ी, या एक आम आदमी ने नहीं तोड़ी। तो एहतजाज वहीं होता है पंजाब असम्बली के सामने। तो मामला ये है कि हमें कौमी अदारों को मजबूत जब तक नहीं करेंगे, और जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हम भूल जाते हैं।
अब आज जो है ये इसने खुद चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने कि इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक़ है कि वो फॉरेन फंडिंग को चेक करे, वो कौन होती है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों कि वो हनीफ अब्बासी वाला केस कि उन्हें कह दिया कि ये फंडिंग जो फॉरेन फंडिंग है इस पर जनाब नहीं कुछ हो सकता, इलेक्शन कमीशन के जुडिशल नहीं है, ठीक है ना। अब मामला ये सारी चीज़ें सब एक दूसरे को दिखावे के खेल रहे हैं। मसला ये है कि ना यहाँ पे वो इस्लामाबाद फतह होने लगा है, ना इलेक्शन कमीशन फतह होने लगा है, कुछ रवायात बनती हैं। आज ये बन गई तो कल कोई और भी आएगा इलेक्शन कमीशन के सामने। अब इसका हल सिर्फ ये है कि जो बरसर इख्तियार पार्टी है वो ईवान में पार्लियामेंट में जाके इलेक्शन कमीशन को इतना आज़ाद और इतना मजबूत कर दे कि वो कुछ फैसले करे। हम नहीं करते। जब मैं शायद मैं हूँ वहाँ पे तो मैं भी यही करूँगा। तो हम जब ये सियासत इस अंदाज में खेल रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगा रहे हैं लेकिन हम कंट्रोल जमहूरियत खेल रहे हैं, हम इशारों पे चल रहे हैं। अदील से जरा बात करते हैं, उससे कुछ इसी पॉइंट के ऊपर ना एक पॉइंट ले लेते हैं। अदील, चूंकि आप सारी ग्राउंड रियलिटीज को खुद देख भी रहे हैं अभी वहां पर, और जाहिर है बाकी जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं वो भी आपके इर्द गिर्द चाय के ऊपर गुफ्तगू होती होगी आपकी, और अभी भी कुछ देर पहले हुई होगी। अल्टीमेट आउटकम अदील होगा क्या, होना क्या चाहिए जो पीडीएम चाह रही है, और निकलेगा क्या? यानी वहां पर आउटकम की बात क्या हो रही है आपके सहाफती हलकों में? अदील, मैं चेहरा दिखा दूं? अच्छा नासिर नकवी साहब, अदील से मेरा मेरा राब्ता नहीं अगर नहीं हो रहा है ना तो मैं आपको एक चेहरा दिखा दूं कि हम कितने मासूम लोग हैं, कि हम सारा तजुर्बे रखते हैं, इन सबको करीब से देखा और हम क्या करें। आज अपना आप तज्जिया करें कि 3 वज़रा और 154 अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, उन्होंने अपने गोशवारे नहीं जमा कराए, उनको मुअत्तल कर दिया गया। और उन 3 वज़रा में बड़े अहम लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, अली ज़ैदी साहब हैं, फहमीदा मिर्ज़ा जो खुद स्पीकर रही हैं, मतलब ईवान को चलाती रही हैं, उन लोगों ने कोई इशवारे जमा नहीं करे। हम जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं? हम तो अपनी चीज़ देने को किसी को तैयार ही नहीं है। हम अपने आप को समझते ही नहीं कि हम जब आवाम से वोट लेके हम पार्लियामेंट तक पहुँचे हैं और हम पार्लियामेंट से मुतालबा कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट से क्या होना है? तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाती नहीं रही, बाहर एहतजाज करती रही, उस वक्त भी यही रहा, बहरान पैदा हुआ, अब भी ये बहरान। मसला ये है कि ये लोग एक दूसरे पर स्कोरिंग करने के लिए ये सारे काम करते हैं। ये एक मामला बन गया, ये कोई नहीं है कि शाम को कोई इलेक्शन कमीशन को ऐलान कर देगा कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, वही नहीं, उसके वो कर ही नहीं सकता, वो नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने भी तो कागज़ नहीं किए। अच्छा, क्या वजह है कि ऑपोजिशन में आके यही जमातें जो हैं वो एक दूसरे पर एतमाद करने लग जाती हैं किसी हद तक? नहीं, वो इसलिए होता है ना, देखिए टारगेट क्या है, हर टारगेट क्या है, देखिए एक एजेंडा क्या है, टारगेट क्या है। खेल में हर खिलाड़ी का ये होता है टारगेट कि मैंने गोल करना है। अब वो गोल कैसे करना है? तो टीम वर्क से करना है। ये सारी अपोजिशन इकट्ठी इसलिए हुई है कि अपने अपने टारगेट पे वो जा रहे हैं। जब इलेक्शन होगा तो सब अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ये कोई इकट्ठा इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, वरना तो इनका एक मुत्तहिदा महाज हो जाना चाहिए था। ये इलेक्शन पहले भी अलग अलग लड़ते रहे, ये अब भी अलग अलग लड़ेंगे। कोई एक आध छोटा मोटा इत्तेहादी हो जाएगा एक दूसरे का, तो वो अलग बात है। अब मसाइल यही है कि हम अदारों को मजबूत नहीं करते, हम फिर खेलना शुरू करते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो हम अपने मुफादात के लिए, अपोजिशन अपने मुफादात के लिए करें, लेकिन एक दबाव बढ़ा रही है और एक ऐसी जगह पे भी जाके खड़े हो गए। अब आपने मलिया जी कह रही है कि बिलावल क्यों नहीं आए। अब लतीफ़ा क्या है इसमें, सारे में क्या है, प्लानिंग है, सारे में एक टैक्टिक्स होते हैं बने कि कैसे गेम खेलना कैसे। कभी आप जब फुटबॉल का मैच खेल रहे होते हैं, कभी आप 3-2 से खेल रहे होते हैं, कभी 3 आगे कर देते हैं, 2 पीछे कर देते हैं, इस तरह करते हैं। अब इन्हें क्या किया, कहीं मरियम नहीं गई, कहीं बिलावल नहीं गया, कहीं, ठीक है, तो ये सिर्फ ये अब क्या हुकूमती क्या कह रहा है, फूट पड़ गई कहाँ फूट नहीं, उनका वो एक अपना अगले जल से फिर वो सारे कार्ड कैसे दिखा दें। मलिया प्लीज सारे कार्ड कोई नहीं दिखाता। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मलिया आप ऐड कर लीजिए, फिर मैं कंवर साहब से बात करता हूँ। जी मैं सर ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि कभी 2-3 से खेल लिया, कभी 1-3 से खेल लिया, लेकिन आज बिलावल का यहाँ पर ना आना इंतहाई सिंबॉलिक है। और बिलावल का ये स्टेटमेंट देना भी बहुत सिंबॉलिक है कि नवाज शरीफ साहब ने जो इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ जहर आलूद तकरीर की थी गुजरांवाला के जलसे में, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे क्लियरली पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन नजर आती है कि वो इदारों पर हमला आवर होने वाली ये जो घटिया सियासत है, माजरत के साथ, जो नून लीग और फजलुर रहमान साहब इस वक्त बहुत ज़ौक़ और शौक से कर रहे हैं,
पीपल्स पार्टी ने खुद को साइडलाइन कर लिया उससे। मलिया, हमें So याद ये रखना चाहिए clearly कि एक ईंट से ईंट message बजाने की आता बात है। किसने की थी? ईंट से ईंट बजाने की बात किसने की थी? वक्त के साथ साथ ये पॉलिसियां आगे पीछे होती रहती हैं, कभी बैकफुट हो जाते हैं, कभी फ्रंट फुट खेलते हैं, बारी बारी खेलते हैं। आप ये सोचें ना, आसिफ जरदारी साहब को मुफाहमती सदर माना जाता है। सर जीएचक्यू के सामने धरना देने की बात तो फिर किसी सियासतदान ने आज तक नहीं की। जो फजलुर रहमान साहब जिस तरह कर रहे हैं और नवाज शरीफ उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, नाम ले लेके जिस तरह वो बात करते हैं, जब भी फजलुर रहमान साहब से नैब उनके असासाजात की तफसील मांगती है कि आपकी ज़राए आमदन क्या हैं, और फजलुर रहमान साहब आगे से फरमाते हैं कि मुझसे ज्यादा सवाल जवाब किया तो फिर आपको पता है कि मैं किधर आऊंगा। मलिया, मैं और आप तो इस बात पर मुत्तफिक हैं। देखिए, मैं और आप मुत्तफिक हैं कि इन लोगों की जो भी बोली है वो वक्ती होती है और इसे अपनी अपनी पॉलिसी बनाते रहते हैं, अपने अपने मुफादात होते हैं। हम नहीं जानते। देखिए, नाम ले लेके कहना या किसी अदारे को घसीटना, पाकिस्तान की रियासत के मुफाद किसी अदारे को मुखालिफ है। घसीटना, हम तो सर, खुद हमें इनके कहते हैं किसी अदारे को नहीं आना आंखों चाहिए, पर। लेकिन कौमी अदारे मजबूत होने चाहिए। बलिया जरा एक मिनट रुकिएगा। पॉइंट सर, इदारे मजबूत होने चाहिए, इनके मफादात सर आंखों कौन पर। करेगा? लेकिन ना ये पीपल्स नहीं हो पार्टी ने सकता किया, कि ना इनके नून लीग ने मफादात किया। की कॉस्ट पे हम पाकिस्तानी अवाम का मफाद कुर्बान कर दें। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। कंवर साहब, ये जो जुरिस्डिक्शन है, पहले तो आपको वेलकम करते हैं आज की ट्रांसमिशन में। हमेशा आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये जो अभी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है, फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसमें इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन क्या है? और जो गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारे पास सबूत है फॉरेन फंडिंग के, वो क्या सूरत हाल होगी कि ये जो सबूत है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएं? इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहां खड़ा है? इलेक्शन कमीशन की पोजीशन अब क्या है और उसकी जुरिस्डिक्शन क्या बनती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 6.5 साल से तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग के बारे में समाअत कर रहा है, ज़ेरे इल्तवा भी है। कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनको वो लगी हुई थी, स्टे ऑर्डर लिया हुआ था तहरीक इंसाफ ने। तमाम मरहले गुजरने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हदायत जारी की, जस्टिस आकिब साहब उस चीफ जस्टिस थे, कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी एक जांच पड़ताल की कमेटी मुकर्रर करे। कंवर साहब, आपकी वीडियो जरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिएगा, जरा थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिएगा। आई थिंक राब्ता उनके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, दोबारा जरा प्लीज मिला लीजिए। कंवर साहब बड़े अहम पॉइंट कर रहे थे, जरा अदील वड़ाइच साहब को भी साथ जोड़ लीजिएगा, कंवर साहब से सारा उनकी डिस्कशन हो जाएंगे। अदील वड़ाइच साहब, अभी हमने कुछ देर पहले कंवर साहब से जरा मिला लीजिएगा। अदील वड़ाइच साहब से अभी हमने पॉइंट रेज किया था। इसमें एक ट्राइका सा बन रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ पीडीएम, हर एक का अपना अपना स्टेक, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। क्या इलेक्शन कमीशन भी किसी मखमसे का शिकार है? क्या वो भी किसी एंड रिजल्ट की डिमांड सोच रही है? यानी इलेक्शन कमीशन यहां स्टैंड कहां कर रहा है? अदील जी अब अदील साहब मुझे से शोर की वजह से आवाज सुनाई नहीं मैं दे रही। अदील अगर आपको मेरी आवाज आ रही, मैं क्वेश्चन ये रेज किया है कि एक तरफ पीडीएम, एक तरफ गवर्नमेंट और तीसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। पीडीएम क्या चाह रही है, सामने है, पीटीआई क्या खेल रही है, वो भी आपने क्लियर किया। इलेक्शन कमीशन का स्टेक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद चाहता है कि ये मामला अब जल्द अज जल्द वाइंड अप होना चाहिए। देखें, 2014 में जो इलेक्शन कमीशन था वो और इलेक्शन कमीशन था, वो अरकान जा चुके हैं। उसके बाद फिर जो नए अरकान आए उनमें से भी 2 जा चुके। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसको 2018 में ये टास्क दिया था। इलेक्शन कमीशन को इस अपनी स्क्रूटनी कमेटी पर भी कंसर्न है कि ये क्यों जल्दी वाइंड अप नहीं कर रही, जब इसको तमाम इख्तियारात भी दिए गए हैं। लेकिन उसमें स्क्रूटनी कमेटी ने चंद रोज कबल होने वाले एक इजलास में ये शिकायत लगाई कि ये वकला खुद नहीं आते। मतलब मैं आपको कल की बात बताता हूं कि कल जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग जो ममनुआ फंडिंग केस का जो कल इजलास हुआ, एहसन इकबाल आए और लतीफ खोसा आए। यानी पहली मरतबा बड़ी क़यादत हम इन केसेस में देख रहे हैं। इनकी संजीदगी का आलम ये है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए संजीदा इसमें नजर आ रही है और दूसरी जमातें भी संजीदा इसलिए नजर आ रही हैं
कि सब ये चाहते हैं कि ये मामला जो है अब, और इलेक्शन कमीशन भी ये चाहता है कि मामला ये अब हल होना चाहिए। और उसमें ये एक बात बड़ी अहम है कि केसेस के फैसले इकट्ठे आते हैं या केसेस के फैसले अलग अलग आते हैं। अलग अलग आने का इम्पैक्ट कुछ और होगा और इकट्ठे आने का इम्पैक्ट कुछ और होगा। तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि ये फैसले इकट्ठे आएँ। बाकी दोनों जमातें चाहती हैं पहले तहरीके इंसाफ का फैसला है ताकि वो सियासी तौर पर इस मामले को कैश करा सकें। इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है अगर उसको देखें जो चंद रोज कबल उसका एलामिया जारी हुआ था कि उसे फॉरेन फंडिंग केसेस के इल्तवा का शिकार होने पर तशवीश है, लेकिन वो कमेटी की कारकर्दगी से अब थोड़ा सा मुतमईन है। तो यानी वो एक केस की बात नहीं करता इलेक्शन इसमें क्या फायदा? एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा रुकिएगा। ये इससे जो गवर्नमेंट चाह रही है कि सारा कलेक्टिव फैसले आ जाए और वो सोलो वो चाह रहे हैं कि पहले पीटीआई का फैसला आए पीडीएम, ये क्या इसका मकसद है? ये सवाल मैंने आपसे पूछना है। जरा एक मिनट रुकिएगा कंवर साहब, ये जो ममनुआ फंडिंग और गैर मुल्की फंडिंग यानी फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग, इसका फर्क क्या है और इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की क्या जुरिस्डिक्शन है और इसमें फेडरल ने क्या करना होता है और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या बनती है? कंवर साहब, कंवर साहब आपको आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है कंवर साहब को आवाज नहीं आ रही है। कंवर साहब को आवाज आ रही है? दोबारा जरा राब्ता कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत है। अदील जरा प्लीज बात को जो मैंने क्वेश्चन आपके आगे पुट किया था जरा उसका आंसर कीजिएगा कि वो कलेक्टिव क्यों चाह रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा? और अगर पीडीएम चाह रही है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आ जाए इलेक्शन कमीशन से, उसका क्या फायदा होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और उसका पीडीएम को क्या फायदा होगा? क्या पीडीएम को फायदा होगा? देखिए इसका पीडीएम को ये फायदा होगा कि अगर उसमें 1 रुपए की भी ममनुआ फंडिंग आ जाती है सामने, और सारी सियासी जमातों को पता है कि जिस तरह उनका ऑपरेट करने का तरीकाकार है, कुछ ना कुछ तो उसमें ग्रे एरियाज सब सियासी जमातों में हैं। तो पीडीएम ये चाहती है कि पहले अगर इसका फैसला आ जाए, कुछ ग्रे एरियाज कहीं आइडेंटिफाई हो जाए ममनुआ फंडिंग में भी, तो गवर्नमेंट बेशक कॉन्फिस्केशन है ज्यादा से ज्यादा सजा, लेकिन वो सियासी प्रेशर इतना बढ़ा देंगे उस पे कि वो इसकी बुनियाद पे कहेंगे देखें हम नहीं कहते थे ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं, इससे तो गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं कर जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि कन्विक्शन हो जाएगी। 2018 में ये केस चूंकि आया, मैं कह रहा हूं इसमें कन्विक्शन हो जाएगी और इससे तो गवर्नमेंट गिर सकती है ना। जी दोबारा पूछिए। मैं कह रहा हूं इससे तो कन्विक्शन हो जाएगी ना, तो और इससे गवर्नमेंट गिर भी सकती है। देखें इस केस में जो ज्यादा से ज्यादा सजा है, ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है कि वो जब्त कर ली जाए अमाउंट, लेकिन इसका पॉलिटिकली नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है, बिल्ड हो जाएगा क्योंकि ग्रे एरियाज तमाम सियासी जमातों के फंड में बज़ाहिर नजर आते हैं, उनका मकसद आ जाएगा। अदील बहुत शुक्रिया, अदील बहुत शुक्रिया। नासिर नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। ये कंटिन्यू है, ये ट्रांसमिशन जारी। कुछ देर के लिए हमने आपसे इजाजत ली क्योंकि बुलेटिन का टाइम हो गया है, 3 बजे बुलेटिन होगा, उसमें डिटेल में हम आपको इस पूरे पीडीएम का जो जलसा वहां की सारी कार्रवाई दिखाएंगे। उसमें भी मेरे साथ ही होंगी, मजीद भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। मलिया हाशमी इस्लामाबाद से आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ 1 घंटे